अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। एक और नया दिन है, एक और नया मौका है ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का और अपने अधूरे काम मुकम्मल करने का। आज हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी नई बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक्स होंगे जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ पुरानी खबरों में अपडेट्स भी होंगी। तो जनाब, ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लेकिन हादसात से निपटने के लिए नहीं होता है कोई भी सामान। कराची और लाहौर में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लेकिन बात फिर वही है कि कहीं इमरजेंसी गेट नहीं होते हैं और कोई ऐसी इमारत होती है जिसे मखदूश करार दे दिया जाता है और फिर इसी तरह की इमारतों में काम करने की इजाज़त दी जाती है और फिर नतीजा क्या निकलता है, एट द एंड कोई ना कोई सानहा हो जाता है और इसी तरह चलता रहता है। कोई एक्शन नहीं लेता। जब एक्शन नहीं लेता तो जाहिर है जब एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये वाक़यात होते रहेंगे। आखिर ये क्यों होता है, क्या वजह है, इन सब पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और बहुत से सवालात के जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा समंदर पर होगी बात, क्योंकि समंदर को कहा जाता है ज़मीन का दिल और खुदा ताला की ख़ास नेमत भी है, लेकिन अफसोस कि हमें इस नेमत की कदर नहीं है। इतनी नाकदरी करते हैं हम कि समंदर को आलूदा कर दिया है। वैसे आज समंदर का आलमी दिन भी है, वर्ल्ड ओशन डे। इस मौजू को भी आज हम शामिल करेंगे शो में। जब समंदर की बात हो रही है तो गर्मियों में दिल करता है कि आप समंदर किनारे जाएं, ठंडी हवा हो और एक बहुत बड़ी सी बकेट आपके पास और उसके अंदर बहुत सारे आम मौजूद हों, क्योंकि आम जो हैं इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो कहते हैं ना कि कहा जाता था जी कि आम हो और बहुत हो, तो शो में हम फलों के बादशाह आम की क्या ख़ास बात है कि ये इतना पसंद किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी हम जो है अपने इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा करेंगे। अच्छा, पेट्रोल मजीद महंगा होने की सिर्फ अफवाह उड़ी थी कि शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई और फिर वो दौड़ गए पेट्रोल पंप्स की जानिब। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें लगी रहीं। लोग टैंक्स फुल करवाने लगे। कई शहरों में पंप मालिकान ने पेट्रोल फरोख्त करने पर ही पाबंदी लगा दी। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह है कि कराची वालों ने सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर ऑफर शुरू कर दी। कोई कहने लगा कि मैं टावर से शारा फैसल जाता हूं, किसी ने कहा कि मैं कोरंगी से मलीर का रूट है मेरा, और कोई भाई अगर साथ चलना चाहता है तो ये ऑफर मुफ्त में आपको कराची वालों ने, देखें कितना बड़ा दिल है कराची वालों को कि उन्होंने ये ऑफर दी, क्योंकि अकेले जाने में भी वही पेट्रोल लगेगा तो क्यों ना किसी दूसरे को अपने आप साथ ले जाएं। तो कराची कराची है यार, और कराची वालों का क्या ही कहना है। और जब कराची की बात होती है फैसल, तो हम ये भी कहते हैं कि कराची वाले, कराची समेत बल्कि पूरे मुल्क में एक सवाल होता है कि महंगाई कब खत्म होगी। जी, तो वो तो रहेगा ही। महंगाई होती जा रही है। दाल, चावल, चीनी, आटा, पेट्रोल सब कुछ महंगा होते जा रहा है। बिजली के झटके भी अब लगेंगे क्योंकि डॉलर ने कर लिए डबल सेंचुरी मुकम्मल। चले ये सब तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट में भी कौन लगाएगा सेंचुरी, ये है आम सवाल, क्योंकि आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से टकराएगा। इस सब पर हम करेंगे बात। और दुनिया के सफ़र पर गामज़न फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आ गई है। फीफा ट्रॉफ़ी को लाहौर के बाद अब सऊदी अरब ले जाया जाएगा, इस पे भी बात करेंगे। एग्जैक्टली। इसके अलावा बाहिम्मत खातून से भी मिलवाएंगे जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया, हर एक चैलेंज को फेस किया। किस तरह ये उनकी हिम्मत बढ़ी और किस चीज़ ने उनकी हिम्मत को बांधे रखा, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे गिरती पड़ती मईशत की, जो कि मुश्किल में है। करेंगे मुल्क की मईशत का, जिसकी मजबूती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फार्मूला बता दिया है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए मिसाक़े मईशत नागुज़ीर है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें और फिर फैसला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए विफाक सूबों के साथ मिलकर जमा मनसूबा बनाए। तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाना होंगे, दरामदात कम करना होंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आए बैठे इसके ऊपर एक फैसला कर लें। इस गवर्नमेंट के 1 साल 3 महीने हैं, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म और कुछ मीडियम टर्म काम हम कर जाएंगे। आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और उसको साइन करें और उसको सील करें, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये हो कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और अपने इंपोर्ट्स को कट करे। अगर हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो जमीन हमें डेवलप करके एक मेरिट बेस्ड ऑर्डर हो और फ्री दी जाए इन्वेस्टर्स को, वो आए वहाँ पर डेवलप करें और फिर काम करें। बल्कि इस मुल्क में आज तक अगर सख्ती बर्दाश्त किया तो वो गरीब आदमी ने, आज हमें कुर्बानी देने का वक्त आया है। अगर हम न्यूक्लियर ताकत बन सकते हैं तो हम एग्रीकल्चर में, IT में, इंडस्ट्री में न्यूक्लियर ताकत क्यों नहीं बन सकते। और ऐसे में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने IMF से वादे के बरक्स तेल पर सब्सिडी दी। उसी मुआहदे पर अमल किया जाता तो नौकरी से निकाल दिया जाता या पेट्रोल 300 रुपए का बेचना पड़ता। हुकूमत पाकिस्तान को चलाने से 3 गुना ज़्यादा खर्चा इस सब्सिडी में हो रहा था, और ये सब्सिडी खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, शौकत तरीन साहब ने ये साइन किया था, सिंसियरली साइन किया था IMF से। इसके कम्प्लीटली बरक्स IMF से मुआहदा करके गए थे कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे। तो आज अगर मैं शौकत तरीन साहब के मुआहदे पे, इमरान खान साहब के मुआहदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपये का पेट्रोल और डीजल होता। I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay। फरवरी के 3rd वीक में खान साहब रशिया तशरीफ लाए, हीट की और गैस की बात करी, कहीं पर ऑयल का जिक्र भी नहीं था। हमाद अजहर साहब 1 महीना 5 दिन रुके रहे। 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक रशिया को कि हमको ऑयल दे। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। तो हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसको संवारना हमारा काम है। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। और जनाब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि IMF से PTI सरकार के मुआहदे के बायस हम फंस गए हैं। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही अहम मंसूबा जो पिछले 30 साल से फुटबॉल बना हुआ था और जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, CDWP ने मंजूरी देकर इसे एक्नेक में अपनी सिफारिशात के साथ मंजूरी के लिए भेज दिया है। चश्मा राइट बैंक कनाल लिफ्ट कम ग्रेविटी प्रोजेक्ट तकरीबन 250 अरब रुपए का है। तकरीबन 900 अरब रुपए का मंसूबा हमने दियामीर भाषा डैम के पावर प्रोजेक्ट के लिए भी मंजूर किया है। जो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है। जो अधूरे काम थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, इजाफी रकम होगी वो हम इमरान खान साहब से रिकवर करेंगे। जो मुआहदा पिछली हुकूमत कर गई है, इसलिए फंसे हुए हैं कि हमें एक बदतरीन क्राइसिस भी एट हैंड है। तो 1 महीने का वक्त है, नायब अफसरान अपने और अहले खाना के असासे जाहिर करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हुक्म दे दिया है, तनख्वाहों और मराद की तफसीलात भी मांग ली हैं। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो का भी एहतसाब होगा। PSC ने नायब अफसरान को अपने असासे जाहिर करने की हिदायत कर दी। नायब एहलकारों की तनख्वाह, घर, गाड़ियों समेत तमाम मराद की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। चेयरमैन PSC नूर आलम खान का कहना था, नायब अफसरान अपने अहले खाना के असासे भी जाहिर करें। नायब जिस तरह दीगर शहरियों से तफसीलात मांगता है, खुद भी इन्हीं सवालों के जवाब दे। ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश की जाए। मेरे ख्याल में इसमें माइंड नहीं करना चाहिए। अगर एक पार्लियामेंटेरियन 1929 से रिकॉर्ड देता है 2021 तक, तो अफसरान को भी देना चाहिए। क्यों, कौन सी बुरी बात है। PSC ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को नैब की जानिब से रिकवर किए गए 820 अरब रुपए के ऑडिट की हिदायत भी कर दी। शिबली फराज ने नैब के नए कानून से मुतालिक बात करनी चाहिए, तो चेयरमैन कमेटी ने रोक दिया कि नैब के इख्तियारात कम या ज्यादा हुए हैं, ये बहस असम्बली में होनी चाहिए। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। सियासी इंतकाम के बजाय करप्शन को रोकना चाहिए। कायम मकाम चेयरमैन नैब का कहना था कि एक एक पैसे का हिसाब देने या ऑडिट कराने के लिए तैयार हैं। बहुत सी रिकवरीज इनडायरेक्ट तरीके से की गयी।
चलें जी, अब ज़रा रुख करते हैं हम कराची का, जहां बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया है। गार्डन पार्क कॉलोनी में एहतजाज के बायस ट्रैफिक भी जाम हुआ। खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ गुलिस्तान जौहर की खवातीन का पारा हाई हो गया। मकीनों ने परफ्यूम चौक पर एहतजाज करते हुए रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हर घर से हमारी बिलिंग 100% है, जबकि हम ये एहतजाज इनको रिकॉर्ड करा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक बिल को, घर का राशन नहीं लाते, बिल पे करते, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा कराते, बिल पे करते। उधर गार्डन और पार्क कॉलोनी के मकीनों ने भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। 2.5 घंटे अब 3 घंटे दिन में 5 दफा जारी है। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी है। मजबूरन हमें आ जाकर यहाँ पर रोड ब्लॉक करना पड़ा। एहतजाज के बाइस गार्डन, लसबेला, पार्क कॉलोनी और अतराफ में ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। 1-1.5 घंटे बाद लाइट जाती है 3 घंटे के लिए। अब कब तक हम करेंगे? तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक मौजूदा हालात में बिजली की तरसील जायज सारिफीन तक यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। कैमरामैन मोहसिन अली, इम्तियाज अली और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं। समंदर दुनिया के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पानी का ज़ख़ीरा जो हयात इंसानी के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन एक खामोश तबाही की समत बढ़ रहा है। 8 जून यानी आज का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड ओशन डे। अब इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? बिल्कुल, इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी ख़त्म करना है। हमारे यहाँ नदी नालों का गंदा पानी समंदर में फेंका जाता है, साथ ही वहाँ जाने वाले भी गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल सिर्फ एक छोटी सी है कि आप ज़रा सी व्यू चले जाएँ तो आपको बड़ा ही बुरा मंजर नज़र आता है, जिससे आबी हयात को ख़तरात तो लाहक होते ही हैं, साथ ही साथ समंदरी आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। तो प्लीज़ अपील आप लोगों से यही है, आज के इस सेगमेंट का मकसद यही है कि ख्याल करें, हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर नहीं डालें। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि आबी हयात और समंदर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है WWF पाकिस्तान के टेक्निकल एडवाइज़र मुअज़्ज़म खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। और एक गेस्ट और साथ साथ हमें डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट मैरीटाइम अफेयर्स कमोडोर अली अब्बास साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है वो समंदर की सेहत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुअज़्ज़म साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान के पानियों को? सबसे पहले तो बताइए। ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि ये एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि हमारे पास समुंदर मौजूद है। दुनिया में 44 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास समुंदर नहीं है, और समुंदर कुछ तो हमारे साथ ऐसे किरदार अदा कर रहा होता है जिन्हें हमें एहसास भी नहीं होता। दुनिया की 50% ऑक्सीजन समुंदर हमें प्रोवाइड करता है। जो हम सांस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी 30% समुंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी नेमत होने के बावजूद भी हमने, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे इसको अल्टीमेट डंप समझा हुआ है कि ये कूड़ादान है। शहर कराची का तकरीबन 500 मिलियन गैलन पानी अनट्रीटेड समुंदर में जा रहा है। इसके अलावा अंदाज़न तकरीबन 4 से 5 हज़ार टन सॉलिड वेस्ट जो है, कूड़ा है हमारा, जो कि माहौल का हिस्सा बनता है और अल्टीमेटली वो समुंदर में पहुंच जाता है। तो समुंदर में फिर इसके अलावा जो हम समुंदर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन माहीगीरी के लिए, माहीगीरी समुंदर की बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है। उसने समुंदर के ख़ासे हिस्से को बिल्कुल सहरा की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। तो समुंदर कोई नेमत होने के बावजूद भी हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समुंदर की तबाही हो रही है। ज़रूरत इस चीज़ की है, और ये साल जो है इसका मकसद भी है कि समुंदर को ज़िंदा किया जाए, उसकी अहिया की जाए। रिवाइटलाइजेशन इसका मेन थीम है इस साल का। तो हमें भी, पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि हम समुंदर को दोबारा ज़िंदा करने के लिए जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं एक्शन लें। कुछ एक्शन हमने लिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। इन एक्शंस में तो मैं आपको बात करूँगा। मैं ज़रा कमोडोर साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो हमारी बहरिया हो गई या उससे जुड़े दीगर इदारे, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज़ हो गई,
इनको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं जब भी हम हार्बर क्लीनिंग की बात करते हैं, जब भी हम समंदरों की सफाई की बात करते हैं? आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या दरपेश आते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने खुद ही बताया, मौज़म खान साहब ने भी बताया कि ये वर्ल्ड ओशन डे जो है वो पूरी दुनिया में 8 जून को मनाया जाता है, और इसका मकसद जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस उजागर करना कि समुंदर हमारी जिंदगी में कितना अहम है। और आप को ये सब ज्यादा लोगों को अंदाजा है कि ओशंस जो हैं, ओशंस दे आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ। हमारे प्लेनेट अर्थ में तकरीबन 50% जो ऑक्सीजन है वो समंदर प्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह तकरीबन 40% कार्बन डाइऑक्साइड ये अब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा ये पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी यानी प्रोटीन का तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो पूरी दुनिया में प्रोटीन समंदर से हासिल की जाती है। हमारे मुल्क में इसकी अहमियत कुछ इससे भी ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे आपको पता है कि लैंड बॉर्डर्स और बाकी सारी तजारत जो है वो सारा हमारा जो समुंदर के ऊपर इन्हिसार है, हमारी ये लाइफ लाइन है। जितनी हमारी इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो एनर्जी की हो, तेल की हो, या एडिबल ऑयल या फूड, जितना भी आता है वो समंदर के रास्ते में आता है। इसके अलावा हमारे कुदरती वसाइल जो हैं, जिसमें फिशरीज है, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं, और बहुत सारी मादनियात हैं जो हम मुस्तकबिल में उसके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम गैर इरादी तौर पर समंदर को पोल्यूट करते हैं और इसकी बायोडाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखते। जैसा कि अभी मौज़म साहब ने भी बताया है कि ये पोल्यूशन जो है, एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी गाड़ियां हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, और हमें ये बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ज़रूरत इसी चीज़ की, तभी हम चाह रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जितनी आगाही हम फैला सकते हैं उतनी आगाही लोगों को हो। मौज़म साहब, जब आगाही की बात होती है तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, प्लानिंग्स भी की जाती है। मैं बड़ा जो कि हर इंसान के जहन में सवाल आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, हम समंदर को बचाने के लिए, उसकी केयर करने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग्स पे काम करें, आगे क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जितने मुल्क के हमारे समुंदर से रिलेटेड इदारे हैं या जो कंजर्वेशन से इदारे हैं, ये बहुत अहम काम कर रहे हैं, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों को जितना एहसास इस वक्त समुंदर माहौल या जो हमारी हयात है, समुद्री हयात या जहाँ कुदरती हयात जितनी भी है, उसके बारे में मालूमात है, वो आज से 10 साल पहले लोगों को नहीं थी। तो ये मीडिया का किरदार है, लेकिन अभी भी आगाही का जो लेवल है बहुत कम है। लोगों को समुद्र की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। बहुत सारी इनिशिएटिव हैं, जैसे WWF है जो मेरा इदारा है, हमारे पास रेगुलर काम हो रहे हैं जिसमें लोगों को अवेयर करना है कि समुंदर की कितनी अहमियत है, क्या बायोडाइवर्सिटी है, क्या हम उसको किस तरह ख़राब कर रहे हैं, किस तरह उसको महफूज कर रहे हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से तो हमने इसमें जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे उनकी ख़वातीन को, उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू किए हैं। और एक प्रोग्राम हमारा बड़ा मशहूर है जो शीरोज़ है, यानी ख़वातीन में जो हीरोज़ का किरदार अदा करें। इन शीरोज़ ने जो अवेयरनेस कोस्टल कम्युनिटीज़ में की हैं, वो हमने मेरे ख्याल में 70 साल में तो नहीं देखी। अच्छा। लोगों में खासी अवेयरनेस है, लोग जानते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी भी बहुत थोड़ी है। इससे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बच्चों को, आने वाली नस्लों को, या जो लोग जो डिसीजन टेकिंग पे हैं, उनको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। सही। ये सिर्फ हम आम आदमी के लिए नहीं है, हर एक के लिए ज़रूरी है कि हम इसको अवेयर करें। चौहान साहब, ये जो आपने शीरोज़ वाली बात भी बताई, मैं चाहूँगा कि ये भी, और अभी रिसेंटली ठट्टा से भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी निकल के आई है कि जहाँ पे 2 क्लैंस थे जो कि आपस में लड़ रहे थे। उनका ऊँट जो है वो जाके तो वो खा जाते थे मैंग्रोव्स, लेकिन अब मैंग्रोव्स की अहमियत को WWF ने इतना ज़्यादा उनको उजागर की है, नाउ दे डोंट फाइट। अब वो दोनों मिल के जो है वो उन मैंग्रोव्स की हिफाजत करते हैं। यकीनन देखिए, ख़वातीन का किरदार हमारी फ़िशरीज़ में, हमारी साहिली ज़िंदगी में ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी उनको एक्टिवेट करना। एक कम्युनिटी गडानी में ख़वातीन की है जो जाल बिनती है, उनका सिर्फ काम जाल बिनना है, और वो अपने शौहरों से ज़्यादा कमाती हैं। तो आप उस कम्युनिटी को जाके देखें, उनके घर बेहतर हो गए हैं,
और उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनके बच्चे हैं सेहतमंद नज़र आते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि शुरू की गई। कराची के साथ ही जो हमारा कक्का पीर का इलाका है, वहाँ पर ऐसी ख़वातीन हैं, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है मोती अंजुम वाला, और वो इतना काम कर रही हैं, यानी वो तकरीबन गुज़िश्ता 30 सालों से उन्होंने मैंग्रोव की रेस्टोरेशन पे जो काम किया है, वो यकीनन समझ लीजिए कि हमारा ये जो खातून जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो हमारे लिए एक शीरोज़ हैं, और वो हम उन्हें कहते हैं कि ये पाकिस्तान की मैंग्रोव लेडी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए कर दी। अपने रिश्तेदारों को भी ज़ाया किया, उस इलाके में कई लोगों के कत्ल भी हुए मैंग्रोव के नाम पे, लेकिन ख़वातीन का किरदार इसमें, जो कि गुज़िश्ता 70 सालों में नहीं था, अब बहुत बढ़ गया है, और इसमें NGOs का बहुत बड़ा किरदार है, और WWF ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल सर। कोमोडोर साहब, आपकी जानिब आती हो, जैसे कि हम बात भी करें कि आगे मज़ीद प्लानिंग्स क्या है, स्पेशली अवेयरनेस के हवाले से। मुझे ये लगता है कि गुज़श्ता सालों के हवाले से अगर हम कंपेयर करें तो लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं है कि समंदर का भी एक आलमी दिन होता है, समंदर एक बहुत अहमियत का हामिल है। तो प्लीज़ आप बताएगा कि आपके एंड से मज़ीद क्या क्या प्लानिंग्स की जा रही हैं कि लोगों को बताया जाए कि बिल्कुल समंदर को साफ भी रखना है, इसको आलूदा नहीं करना। जी बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में हमारा इदारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, हम हर साल इसको मुनक्किद करते हैं, और इस साल भी हमने कल जो गुजरी हुई कल को एक बहुत बड़ा सेमिनार किया है, इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार किया है, जिसमें पाकिस्तान से भी और दुनिया भर से एक्सपर्ट आए और उन्होंने बात की और इस चीज़ को उजागर किया। अब यह है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे हमारे जो इदारे हैं, पाक बहरिया है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपको पता होगा कि लोग टूरिज़्म करते हैं और डाइविंग करते हैं, और ये सारी चीज़ें ये भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए, लेकिन उससे हमारी जो कोरल रीफ्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। उसमें ये एक हमारे पास चैलेंज है। इसके अलावा फिशिंग है, ओवर फिशिंग होती है, लोग जो हैं वो सही अच्छे जो नेट हैं वो नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि ऐसे नेट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे फ़िश जो है वो तबाह हो रही है, यानी फ़िश भी पकड़ी जाती है और उनके बच्चे जो फ़िश, छोटे बेबी फ़िश होते हैं, जो जुवेनाइल्स होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। इसके अलावा इन छोटी बेबी फ़िश का कारोबार होता है, और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को और फिशरी रिसोर्स को तबाह हो रही है। इसके अलावा आपको पता है कि जो कराची में जितनी इंडस्ट्री है उसका टॉक्सिक वेस्ट, केमिकल वेस्ट वो समुंदर के अंदर जा रहा है। तो अब अवेयरनेस इस चीज़ पे आ गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी है, और उसके लिए पाकिस्तान में काफ़ी सारे रूल्स भी मौजूद हैं। लेकिन वही बात है कोमोडोर साहब के इम्प्लीमेंट करने की उनको ज़रूरत है, जिसमें आपकी भी इदारा काम कर रहा है और मौलाना भी काम कर रहा है। थैंक यू सो मच कोमोडोर साहब, और थैंक यू सो मच मौलाना साहब, आप दोनों तशरीफ़ लाए। और बात कहने की ये है कि सिर्फ एक दिन को मनाने के तौर पे कहीं बीच क्लीनिंग हो जाएगी और कहीं दीगर चीज़ें हो जाएंगी, क्या ये काफ़ी है, क्या ये इनफ है कि कितना हम डैमेज कर चुके हैं। अपने प्रोग्राम में पहले भी दिखा चुके हैं किस तरीके से हमारे कोरल रीफ्स जो हैं वो भी नुकसान में आ रहे हैं। तो क्या एक दिन काफ़ी है, ये एक सवाल है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पूरे मुल्क में अगर हम ये कहें ना कि आग लगी हुई है तो गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हम हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। कराची की जेल चुरंगी पर आतिश ज़दगी का निशाना बनने वाली इमारत को आग से कितना नुकसान पहुंचा और अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये दो बहुत बड़े सवाल हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले लाहौर में भी एक सिचुएशन बन गई है, तो वहाँ क्या हुआ है, पहले जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर हम बात करते हैं। लाहौर की सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में आग, हादसात या साजिश। सीसीपी ऑफिस के करीब प्लाजे में आग लगी, 23 अफराद फंस गए, एक जान से गया। चिल्ड्रन अस्पताल में आग लगी, करोड़ों रुपए की अद्वियात जल गईं, मरीजों का इलाज मुआवजा रुक गया। मरीज वो थोड़े से मुतासर हो रहे हैं, इस वजह से आग लगी है। बाकी मेडिसिन इधर से जाती है तो उन्होंने डिले कर दिया कि अभी आज ऑपरेशन नहीं होंगे। 3 माह कबल गुलबर्ग के शॉपिंग मॉल में आग ने ताजरों की जिंदगी भर की कमाई खाकस्तर कर दी।
रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 15 बरसों में लाहौर में आग लगने के 44,035 वाकयात रिपोर्ट हुए। 11,970 वाकयात तिजारती मराकिज में पेश आए। ज्यादातर वाकयात रात गए या सूरज निकलने से पहले हुए। आतिशज़दगी के 23,354 वाकयात का सबब शॉर्ट सर्किट सामने आया, लेकिन 10,400 से जायद वाकयात की आज तक वजह मालूम नहीं हो सकी। महज इत्तफाक या इदारों की मिलीभगत के सरकारी और कमर्शियल इमारतों में सेफ्टी आलात ना होने की वजह से हादसे सानहे की शक्ल इख्तियार कर गए। करोड़ों रुपया खर्चा है, एक प्लाजा है आपका, वहाँ पे सिर्फ एक अगर बाहर आप हाइड्रेंट लगा लेंगे और कल जब इस वक्त फायर होगी और उसी वक्त आप फौरन वहाँ से पानी लेके इमीडिएटली फायर फाइटिंग शुरू कर सकेंगे, तो किसका फ़ायदा होगा? आपका फ़ायदा है। आतिशज़दगी के बड़े वाकयात की तहकीकाती कमेटियों की रिपोर्ट का मंजर आम पर न आना कई सवालात को जन्म दे रहा है। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तो ये सब हो क्यों रहा है, और अगर होता है तो फिर कोई एस्केप प्लान क्यों नहीं होता हमारे पास? इस पर बात करेंगे वाइस चांसलर एनडी यूनिवर्सिटी सरोज लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रिजवान नसीर भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डीजी रेस्क्यू 1112 है। तो आई थिंक सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब से बात जी करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कराची की इमारत और लाहौर की इमारत, तो हम ऐसी इमारतें बनाते हैं जहाँ पे एस्केप प्लान्स नहीं होते, जहाँ पे एग्जिट नहीं होती, बेसमेंट में हम बना रहे हैं, तो ये छोड़ें कि इसको बुझाने के लिए क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कोई इदारा नहीं है ये देखने वाला, चेक एंड बैलेंस करने वाला? सरोज साहब, आप सुन सकते हैं हमें? ठीक है, डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब भी कहीं ना कहीं आग लगती है तो रेस्क्यू 1112 हमें सबसे पहले फ्रंट फुट पर नज़र आता है। स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूं, प्लीज़ मुझे ये बताएगा कि जो मुश्किलात पेश आती हैं रेस्क्यू 1112 को, और उसके बाद उन मुश्किलात पे काबू कैसे पाया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हमारे भाइयों को जो फ्रंट फुट पे होते हैं उन्हें फेस करना पड़ते हैं? जी, अब तक रेस्क्यू 1112 अगर देखें तो 1 लाख नार फायर इंसिडेंट्स को डील कर चुका है और अपना रिस्पांस टाइम इम्प्रूव करके और प्रोफेशनल फायर फाइटिंग की वजह से अब तक हम 550 अरब से ज़्यादा के नुकसानात बचा चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अब दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, जब तक जो बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे चंद जो बिल्डिंग सेफ्टी बायलॉज दिए गए हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने, और उनके ऊपर अगर हम अमल दरामद नहीं करेंगे, या अगर इनिशियल जो नक्शा सबमिट किया है वो आपने ठीक किया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके अंदर चेंजेस कर लिए हैं, निकलने के आपके रास्ते बंद हैं, वो लॉक किए हुए हैं आपने, तो ये आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। जहाँ पे आपने करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, उनके अरबों रुपया जब अब इतनी बिल्डिंगें बनती हैं, अगर उसके अंदर आपने अगर हिफाजती इक़दामात नहीं रखे तो लिटरली आप अपना बिजनेस, अपनी रहाइश दोनों को ख़तरे में डाल रहे हैं। आज हमने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कर ली कि हमने एक मॉडर्न एमरजेंसी सर्विस कायम कर ली जो कि आज पंजाब में बनी है, खैबर पख्तूनख्वा में बनी है, इसके बाद ये भी सिंध और बलूचिस्तान में भी इसका प्रोसेस जो है वो जारी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो बिल्डिंग है वो सेफ़ होनी चाहिए। उसके अंदर बिल्डिंग बायलॉज कुछ दिए गए हैं, उन बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके साथ ये बिल्डिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो एक नक्शा सबमिट करते हैं, ये ना हो कि उसके बाद भी खुद ही चेंजेस कर रहे हैं, बल्कि उन चीज़ों को इंश्योर करें, ये इनकी अपनी सेफ्टी की। उसमें अगर चंद चीज़ें देखिए, अगर आप कॉल भी करेंगे, फिर हमें कॉल कितनी जल्दी, बर वक्त कॉल, बर वक्त मदद। अगर हमें कॉल ही तब आती है जिस वक्त पूरी की पूरी जो फायर है वो स्प्रेड कर चुकी हुई है, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम वेरी रिस्की। दूसरा जो अप्रोच है लोगों की, कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा आग लगी कोई बात नहीं, बड़ा रिलैक्स कैजुअल हुआ, अल्टीमेटली जो निकलने का रास्ता था वो पूरा स्मोक फिल्ड हो गया और वो लोग वहाँ पे ट्रैप हो गए। तो इसलिए ये चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी। नंबर 1, टाइमली कॉल करें, और अगर आग लग गई है, छोटी सी आग है, फौरन आपने फायर एक्सटिंग्विशर से काबू पा ली, देन इट्स फाइन। लेकिन थोड़ा सा भी आपको लगता है जैसे आग फैल रही है, यू मस्ट लीव दैट प्लेस, उसको निकल जाए। ये ना हो कि आप वहाँ पे इतना फंस जाए कि उसके बाद आपका निकलने का रास्ता जो है वो बंद हो चुका हो और आप फिर वहाँ पे ट्रैप जो है। और बिल्डिंग के अंदर जो इंतजामात है उनको यकीनी बनाना होगा कि उसमें आपके निकलने का रास्ता ठीक हो,
इसी तरीके से आपका जो है वहाँ पे जो बेसिक फायर अलार्म सिस्टम यानी फ़ौरन पता चल जाए कि आपको आग लगी है, और अगर स्प्रिंकलर सिस्टम जो आपके लगे हों तो उसमें यह है कि इमीडिएटली जैसी आग लगेगी फ़ौरन स्प्रिंकलर्स जब ऑन हो जाएंगे तो उससे वो इफेक्टिवली जो है वहाँ पे फायर फाइटिंग हो सके। और बाहर लाल रंग के आपने देखा बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल आवाम जो हमारी है ना उसको भी एहतियात बरतनी चाहिए। सरोज साहब, आपकी जानिब आती हूँ। कराची की अगर हम स्पेशली बात करें तो कराची में इमारतें ही इमारतें हैं और इमारतों का फैसल जंगल है। एक इमारत में आग लग जाए तो दूसरी को खतरा लाहक हो जाता है। रोज इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाकया हो जाता है। तो प्लीज इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से चीज़ों को देखता हूँ। अगर कराची में इमारतें ही इमारतें हैं तो कराची दुनिया के बड़े तरीन शहरों में भी है। दुनिया के हर बड़े शहरों में इमारतें ही होती हैं। अब जो बात है हादसात की, तो ज़ाहिर है उसमें जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ की ज़िम्मेदारी है वहाँ एंड यूज़र की ज़िम्मेदारी भी है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत सारे मामलात में अपने ज़ाती तौर पे इंतहाई केयरलेस भी हो जाते हैं और उसी की वजह से ये हादसात जन्म लेते हैं। तो दोनों तरफ की उसमें ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की चीज़ों को। अच्छा सरोज साहब, ये मुझे बताएं कि इमारतें बन जाती हैं, उसके बाद फायर इरप्ट हो जाती है और फिर देखते ही देखते उसको मखदूश करार दे दिया जाता है। जिस वक्त ये इमारतें बन रही होती हैं, किस मयार की बन रही होती हैं? इनको कोई चेक करने वाला नहीं होता? ख़ास तौर पे ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आग लगती है, कोई चेक एंड बैलेंस देखने वाला नहीं है इनमें? देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कि जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग का प्रॉपर डिज़ाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो यकीनन होता है। जो भी आदमी इतनी बड़ी इमारतें डिज़ाइन कर रहा है, जो स्पेशली आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स उसमें ज़िम्मेदार हैं, लायबिलिटी तो उनकी है। तो मैं नहीं समझता कि वो गैर जिम्मेदारी से काम लेते हैं। दूसरा फिर सरकारी इदारा है जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और उसके अपने एक बायलॉज हैं। तो ये चीज़ें किसी हद तक और बड़ी हद तक एक्चुअली मुकम्मल होती हैं। फिर आखिर में जिम्मेदारी आ जाती है ऑक्यूपेंट की, कि वो जो ऑक्यूपेंट है वो उन बायलॉज में कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा, वो किस किस्म का सामान रख रहा है, जिस किस्म का सामान रखा गया उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको फाइट करने के लिए और उसको मिटिगेट करने के लिए क्या उसके पास इंतज़ामात हैं कि नहीं है। तो ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है या पास्ट में जो कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वाक़यात हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उसकी ऑक्यूपेंट जो है वो उसको भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है इसमें जो एक बड़ी फायर इरप्ट हो गई और उसमें सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं और लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ख़तरे में है। अच्छा सरोज, तो इसमें ऑक्यूपेंट भी उतने ही जिम्मेदार है। जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। अगर स्पेशली जैसे हम कराची की बात करें, नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, ऊपर रिहायशी बिल्डिंग होती है। ये एक जगह नहीं, ये काफ़ी जगहों पर ऐसा है और कराची में शायद बिल्डिंग बनाने का तर्ज भी यही है। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो आने वाले दिनों में आप कराची का मुस्तकबिल आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं वंस अगेन ये कहूँगा कि देखिए दुनिया भर में जहाँ भी बड़े शहर हैं उसके अंदर मिक्स ऑक्यूपेंसी टाइप होती है। नीचे दफातर भी होते, दुकानें भी होती हैं, ऊपर रेजिडेंशियल एरिया भी होता है। जहाँ प्रॉपर्टी महंगी होगी वहाँ बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी इसी तरह की होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो अपनी काम जिम्मेदारी से करें और जो वहाँ के रिहायशी हैं, चाहे वो वहाँ रह रहे हों या चाहे वो अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। और ये बिल्डिंगें बनना कोई बुरी बात नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों के मसाइल हल होते हैं और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बड़े शहरों में होती हैं और होनी चाहिए, लेकिन फिर उसको बरतना भी आना चाहिए, चाहे वो लोग वहाँ कारोबार कर रहे हो, चाहे वो लोग रह रहे हो और चाहे वो उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान जिम्मेदार हो, उनको बरतना आना चाहिए। बहुत अच्छी आपने बात की। यही सवाल मैं ज़रा डॉक्टर साहब के पास लेके जाऊँ। डॉक्टर रिजवान, अब जितने भी फायर इरप्शन के वाक़यात हुए हैं उसके बाद आप के इदारे ने गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशन दी है कि क्या स्टेप्स लिए जाएं फ्रॉम लोगों को आगाही देने से लेकर महफूज इमारतें बनाने तक? कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी हैं आपने कि जब ऐसे वाक़यात दोबारा ना पेश आएँ? जी, इसके ऊपर आई थिंक ज़िले इंतज़ामिया भी और साथ ही हुकूमत पंजाब ने यहाँ पे जो है वो एक बाकायदा बिल्डिंग जो है सेफ्टी का लॉ पास किया है। उसके तहत बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस भी इशू हो चुकी हैं। वैसे तो हमने 2016 में
जो थी वो भी हुई थी। बाकायदा जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसने जो थे कोड्स, फायर सेफ्टी कोड्स को नोटिफाई किया था। उसके बाद ये हमारे, अगर आप देखिए, डेवलपिंग अथॉरिटीज़ है, उनके बायलॉज में ये दिया हुआ है जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अंदर आप इस चीज़ को इंश्योर करें। तीसरी जो हमने चीज़ इस वक्त की है, हुकूमत पंजाब ने जो बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस इशू किए हैं उसके अंदर ये है कि बाकायदा जाके एक ड्रिल कराना, वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को जो है वहाँ पे ट्रेन करना और साथ ही वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को रखना, और उसके साथ साथ जो ये बिल्डिंग सेफ्टी के जितने रेगुलेशन है उसके पर अमल दरामद कराना ये मैंडेटरी है। बिकॉज जैसे जैसे अब पंजाब में भी बहुत बड़ा ट्रेंड आया है हाई राइज बिल्डिंग्स बनने का, ये ज़रूरी है कि हम उन पर इंश्योर करें कि वो बिल्डिंग सेफ़ है, वहाँ पे लोग ट्रैप नहीं होंगे, वहाँ पे लोग निकल सकेंगे, और वहाँ पे हिफाजती इक़दाम जितने आग से रिलेटेड है वो वहाँ पे किए जा रहे हैं, ताकि ये आगे ऑब्वियसली जिस तरह सरोज साहब ने कहा कि जी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स बने वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वो लोग सेफ हों। ये ना हो कि कल को जब कोई इंसिडेंट हो तो उस वक्त वो ट्रैप हो जाए, निकल ना सके। अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत इंप्रूवमेंट की। कल के इंसिडेंट में भी अगर देखिए 25-30 लोगों को एरियल प्लेटफॉर्म से और सबको निकाल लिया गया, लेकिन अगर आप बर वक्त नहीं निकलते, आप कैजुअली लेते हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी फिर अपनी ही जान पहुंचेगा और फिर आप इसकी जिम्मेदारी किसी और पे ना डालें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, सरोज लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब दोबारा वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहेंगे। कराची, लाहौर, आए दिन यहाँ पे इमारतों में आग लगने के वाक़यात होते जा रहे हैं। माजी में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की जानें भी गई हैं। सरोज साहब, अब मामलात ये बनते जा रहे हैं कि किस तरीके से इनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई अमल में लाएं। जैसे कि आपने कहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब ने भी कहा और आपने भी, अब सारी जिम्मेदारी ऑक्यूपेंट पे होती है। इस वाले केस में भी ये चल रहा है कि बेसमेंट को पार्किंग या इस तरीके से बना दिया जाता है, तो अगेन यहाँ पे जो है तमाम तर मामला जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ज़ाहिर है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया और डॉक्टर रिजवान ने भी अर्ज़ किया कि ऑक्यूपेंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी उसकी है और उसको ये ख्याल करना चाहिए कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखे हुआ है कि जिससे कोई आग लग सकती है या कोई दीगर नुकसान हो सकता है तो उसकी तैयारी भी पूरी करे। अब अगर ये नहीं करेगा तो जाहिर है कि उसको फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई एम श्योर गवर्नमेंट कर रही होगी इन्वेस्टिगेशन और अकॉर्डिंगली जो भी ज़िम्मेदार हो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन जो इसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मेरा ख्याल उसकी तरफ अगर हम तवज्जो दें तो बहुत अहम है कि व्हाट नेक्स्ट। बिल्डिंग में नीचे आग लग गई है और ज़ाहिर है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर थे। सरोज साहब, यही मेरा सवाल था कि जो लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, यानी कि ये बिल्डिंग रिहाइश के काबिल अब रहेगी या नहीं? देखिए, वैसे मैंने देखी नहीं है बिल्डिंग, लेकिन मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि इसको बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको रेट्रोफिट करके रिस्टोर किया जा सके। रेट्रोफिट से मुराद ये है कि जो बिल्डिंग के हिस्से डैमेज हो गए हैं उनको बाकायदा रिपेयर करके और स्ट्रक्चरली रिपेयर करके इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए बिल्डिंग को। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है, उसमें पहले टेस्टिंग की जाएगी। देखिए, जो बिल्डिंग का सिस्टम होता है उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स से मुराद वो पिलर्स होते हैं जिसमें वर्टिकल लोड आते हैं। बाकी जो दीवारें हैं या बीमें हैं या जो छत है जिसे स्लैब हम कहते हैं, अगर उसमें डैमेज हुआ है तो वो रिपेयर हो जाता है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो असल इशू है वो है कॉलम्स का और फाउंडेशन का। और अगर कॉलम्स को जैकेट किया जाए, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जैकेटिंग हो सकती है, तो इसको उसकी सही हालत में लाया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर एक डिटेल्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग असेसमेंट की ज़रूरत है और जिसको करना चाहिए और आई एम श्योर कि किया जा रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरोज लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद थे कि ये जान सके कि आतिशज़दगी के वाक़यात जहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ और जो मास्टर प्लानिंग वाले हैं उन पे बहुत ज़्यादा जाता है ब्लेम, वहीं पे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, ख़ासतौर पर जनरल स्टोर मालिकान हैं,
उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आगे होती है कि अगर आग लग रही है उसको लाइटली ना लें, फ़ौरन से रिपोर्ट करें। और अगर बेसमेंट है और बेसमेंट में अगर आप पार्किंग बना रहे हैं तो फिर आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई हादसा हो। और दूसरी चीज़ ये फैसल, जैसे अभी वो बात भी कर रहे थे डॉक्टर साहब के, जब भी कहीं आग लगती है ना तो लोग, जैसे आपने कहा ना, लाइट ले लेते हैं, तो प्लीज़ अपना एग्जिट रास्ता ढूंढें आप। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। मुल्क की मईशत कहाँ पहुँच चुकी है? सब कुछ महंगा हो रहा है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। अशया खुरानोश में तो पहले ही इजाफा कर दिया गया था, मजीद कीमतें कहाँ तक जाएगी ये तो पता नहीं। दरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है या मजीद इकदाम लेने होंगे? बात करेंगे माहिर मईशत सलमान शाह साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। हुकूमत जो है वो स्लो ग्रोथ की तरफ जा रही है ताकि जो है ये जो तकलीफ में हमारी मईशत, उसको थोड़ा सा सहारा मिल सके। ये ऑप्शन कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये ऑप्शन बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो ज़्यादा हमारे रिस्क हैं, पॉलिटिकल रिस्क। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं और हमारे जो क्रेडिट डेट स्वैप्स एक होता है, उसका रिस्क प्रीमियम जो है वो 300-400 बेसिस पॉइंट से बढ़ के कोई 1700-1800 बेसिस पॉइंट्स पे पहुंचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें जितने भी आपके कर्जे हैं उनकी रीफाइनेंसिंग तकरीबन नामुमकिन। ठीक, ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। आई थिंक हम दोबारा राबता उनसे करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करें मुल्क की मईशत की। सब कुछ महंगा हो गया है और जब सब कुछ महंगा होता है ना तो आवाम की पहुंच से दूर हो जाती चीज़ें। अच्छा, एक वक्त होता था फैसल जब हम घर में ही कहते थे कि सब्जी बना लो, ज़रूर गोश्त खाना है। जब सब्जी महंगी हुई तो कहते थे दाल पे गुजारा कर लो। अब जब दाल भी महंगी है तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक रोटी है ना तो 4 भाई मिलके वो रोटी खा लें, यानी उसके 4 हिस्से कर लें और चारों भाई मिल बांट के खा लें। पेट भरना, ये मसावात का दर्ज दे रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। बट अगेन वही हमारा सवाल कि अवाम ये कब से पूछते आ रहे हैं। हम भी जब आउटडोर पे जाते हैं तो अवाम हमसे पूछते हैं कि भाई आपको पता है क्या महंगाई कब ख़त्म होगी? ख़त्म ना सही कम कब होगी? तो हम भी यही सवाल आगे थ्रो कर देते हैं कि भाई बताया जाए महंगाई कब कम होगी। लेकिन अब सवाल ये उठना शुरू हो गया है कि जो बढ़ती महंगाई है इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? क्या ये फिगर यहीं रुक जाएंगे या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पेट्रोल मजीद महंगा है? हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में जी चीनी की कीमत और बढ़ गई है। हम ये देखेंगे कि सब्जी, गोश्त, दालें, फैसल सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। सलमान साहब, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आप गुफ्तगू कर रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है और उसके चंद वजह हैं। एक तो हमारे बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ये हिस्टोरिकली इस वक्त पीक पे हैं अब जो कर्जे हैं और उनकी सर्विसिंग करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि हमारे बिजली का निज़ाम जो है ये पाकिस्तान इस निज़ाम को अफोर्ड नहीं कर सकता, पर्टिकुलरली जब ये यूक्रेन की जंग की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमत, गैस की कीमत, कोयले की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। साथ साथ गंदम की कीमत जो है इस वक्त वो भी आसमान पे है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेड है हमारा सिलसिला जिस पे हम चलते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हुआ है। तो इसलिए अब आपको IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है और उनकी पहली शर्त जो है वो यही है कि आप बिजली की कीमतें पूरी तरह से रिकवर करें अपने सिस्टम में से। जो आपको कीमत पड़ती है वही आपने कीमत आवाम से लेनी है। पेट्रोलियम की कीमतें ठीक करें, पेट्रोल जितना पड़ता है वो उसी के मुताबिक आप चार्ज करेंगे, प्लस उस पर टैक्सेस भी कलेक्ट करेंगे। सही। और साथ साथ IMF का ये भी है कि मालियाती खसारे जो हैं उनको भी कम किया जाएगा, बल्कि इतना कम किया जाएगा कि आपके तमाम अखराजात जो हैं
वो रेवेन्यू से आएंगे और उससे भी फिर कुछ बचेगा तो उससे आप कर्जों की अदायगियाँ करेंगे। तो ये कोई 2-2.5 हज़ार अरब रुपए की एडजस्टमेंट है जो करनी है गवर्नमेंट ने, और वो कर पा नहीं रहे क्योंकि मिफ्ताह साहब जो हैं वो घबराते हैं इस चीज़ से। उनको पहले मौका मिला था कि ये IMF के साथ अप्रैल में जब ये वाशिंगटन गए थे वहाँ पे ही डील सील कर लेते, लेकिन इन्होंने नहीं की। फिर दोहा में भी इनको मौका मिला, उधर भी नहीं हुई। और अब नज़र आ रहा है कि IMF जो है वो सब चीज़ें देखेगी, अप फ्रंट देखेगी, वो बजट को भी देखेगी, तो उसके बाद फिर वो बात करेंगे। तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा मुज़र है जी, कि इस वक्त हमें अनसर्टेनिटी ख़त्म करनी है। अनसर्टेनिटी जो है वो एक तो IMF प्रोग्राम की अनाउंसमेंट के साथ हो सकती है जी, और दूसरा ये है कि हमारे जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंतशार हम फैला हुआ है, इसको भी कम करने की बिल्कुल सलमान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो मईशत पे सियासत करती नजर आती है। जब हम IMF के प्रोग्राम की बात करते हैं बहुत कड़ी शराइत है, लेकिन यहाँ पर कहीं फुल स्टॉप तो हमें नजर आएगा, कोई हल तो नजर आएगा। उस कड़ी शराइत में हमारी आम आवाम पिसती है, वो सवाल करती है लेकिन जवाब नहीं मिलता, तो इसका कोई हल आपको नजर आ रहा है? देखें, ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो बता दिए हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के। एक डिफेक्ट है कि हमारे बिजली का निज़ाम बड़ा डिफेक्टिव है और वो पाकिस्तान को सर्विस नहीं करता, क्योंकि हमने पिछले कई दहाइयों में जो निज़ाम क्रिएट किया है वो इम्पोर्टेड ईंधन पे चलता है। हम उससे पहले डैम्स पे पानी से बिजली बनाते थे, अब हम ज़्यादातर इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और पर्टिकुलरली इस वक्त जब यूक्रेन की जंग की वजह से ईंधन जो है वो बहुत महंगा है, वो हम हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर है और अवाम जो है वो पिस गई है, गरीब अवाम है। और ये जो निज़ाम जो बना रहे, जिन्होंने बनाया था वही अब उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें जो बिजनेस प्री बजट बिजनेस कमेटी में प्रेजेंटेशंस हुई हैं, उसमें मुसद्दक मलिक साहब लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि हम कैसे करेंगे, तो उनके पास जवाब नहीं थे। इसी तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो प्लान दिया है कि आइंदा से हम सोलर करेंगे और हाइड्रो करेंगे और वो चीज़ें करेंगे, अपने थर्मोकोल से करेंगे, बिजली बनाएंगे, तो ये चीज़ें आज से 10 साल पहले करनी चाहिए थी। सलमान साहब, मेरा अगला सवाल एग्जैक्टली यही था कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। हमें ये ख्वाब दिखाया जाता है कि जी हम हुकूमत में आएंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, हम अगर हुकूमत में होते तो हम रूस से सस्ता तेल खरीदते। मैं चाहूँगा आप इन ऐवानों में रहे हैं, यू हैव बीन द डिसीजन मेकर, लोगों को ज़रा बताएं कि इन वादों में कितनी हकीकत होती है। देखें, ये तो लंबी कहानी है, लेकिन अगर आप ये काम देखें कि जब हमारे मुल्क में बिजली का निज़ाम बनना शुरू हुआ था और हमने ये कारखाने IPP मोड में लगाए थे, उससे पहले जो निज़ाम था वो हमारा वापडा एक अदारा था, जो वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसका नाम, यानी कि बिजली जो है वो पानी से बनती थी और वो बड़ा अच्छा निज़ाम था, बड़ी सस्ती बिजली थी। ठीक है, वो सरकारी निज़ाम था और उसमें प्रॉब्लम्स होती थी सर्विस की, लेकिन कीमतें उसकी कम थी। उसके बाद जब ये निज़ाम आया IPPs का, इनको बड़े मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये लगाए गए, तो उसी वक्त ही ये चीज़ें जो हैं किसी ने सोचा नहीं कि इसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे। और ये जो 90s में अनफॉर्चुनेटली जो जमातें
ये चीज़ की थी उन्होंने, वो आज हुकूमत में है। वही जमातें जिन्होंने ये निज़ाम बनाया था वही हुकूमत में हैं, और उन्हीं को समझ नहीं आ रही कि अब ये इसको हम कैसे चलाएंगे। सो अब आई थिंक कि जो प्लान्स बन रहे हैं वो लंबी मुद्दत के हैं, वो शॉर्ट टर्म में आप उसका कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म ने आपने वो बर्दाश्त करनी है उसकी कीमत, और वो कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है उसको पे करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है पे करने के लिए, इसलिए ये लोड शेडिंग वगैरह ये खासी चलेगी। और ये जो कारखाने, ब्रांड न्यू कारखाने हमने लगाए हुए हैं एलएनजी पे, कोले पे, दूसरे तीसरे, इन गराज में बंद कर दें क्योंकि आपके पास ईंधन ही नहीं है। सो आई थिंक कि बड़े मुश्किल हालात होंगे। अब बजट में भी एक टफ बजट आना चाहिए क्योंकि मालियाती खसारे जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इन्फ्लेशन को, और वो खसारे जो हैं अभी भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई 2100 अरब का होगा सूबों की और फेडरल गवर्नमेंट का, और हमें पता है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत सी गलत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है या उनमें करप्शन होती है, उनके रिटर्न्स उस तरह से नहीं आते। और ऑलरेडी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो थ्रो फॉरवर्ड है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जो मुकम्मल ही नहीं है वो अरबों में है, और अब जो हुकूमत आती है वो फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करती है। एग्जैक्टली सलमान साहब, और वो जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं जिससे आवाम को कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो वही कहीं दब जाते हैं। तो मुस्तकबिल करीब में आप क्या देख रहे हैं? डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, बिजली सस्ती होगी, या अब ये एक ख्वाब ही रह गया है? ये अब डिपेंड करेगा कि हुकूमत कितनी संजीदा है और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है कि नहीं। मेरे एनालिसिस में तो ये है कि इमीडिएट हमारा IMF के साथ मायदा होना चाहिए, ऑन ट्रैक आना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हम ये सारे काम कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ है कि बजट जो है उसको हमें पॉलिटिकल बजट नहीं बनाना चाहिए, उसको इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए बजट बनाना चाहिए। और ये जो बात हो रही है, एक तरफ तो हम टैक्सों की भरमार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये जो एनर्जी प्राइसेस पूरी आवाम तक भेजने की बात कर रहे हैं, तो इससे तो इकॉनमी बिल्कुल ठप हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो आपको बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस रखना पड़ेगा जिसमें आप टैक्सों और मज़ीद टैक्स लगाने से गुरेज करें, और जो टैक्स नहीं देते लोग उनको नेट में लाएं। सलमान साहब, ये तो आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन ये तो सबसे बड़ा उनको कम करें। सबसे बड़ा इशू यही है कि वो जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाएं। ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो बहुत अरसे से नहीं हो पा रहा। मेरा सवाल ये है कि कोई इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप देखते हैं पॉलिटिकली, मे बी इलेक्शंस? जी, आई थिंक ये अगर हम देखें ये बजट जिस वक्त आ जाता है, अब 10 तारीख को बजट आना है और उसके बाद एक हफ्ते 10 दिन में वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि असेंबली में इस वक्त कोई अपोजिशन तो है नहीं है, सो जो भी गवर्नमेंट करेगी वो जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। तो वो उसके अप्रूवल के बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ जाएगी, क्योंकि ये हमें अवाम के पास वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इतने गंभीर हैं और इतने गड़े में गिरी हुई है इकॉनमी इस वक्त, उसको वहाँ से निकालना और वापस बहाल करना
ये फ्रेश मैंडेट के साथ ही आ पाएगी जो हुकूमत जिसके पास मेजॉरिटी होगी। देन ये डिसाइड होगा कि आया अब मजीद अवाम के साथ क्या कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं। बेहद शुक्रिया सलमान साहब, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पहले ही एक मुकदमे में जमानत दे चुके हैं, 3 हफ्तों में मुतलका अदालत में पेश होना चाहिए था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल के बाद जो है ये जमानत खारिज की। चीफ जस्टिस ने अतर मैनुल्लाह ने इस हवाले से अहम रिमार्क्स भी दिए और ये कहा कि ये अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर चुकी है। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी गई थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हिफाजती जमानत के दौरान इनको मुतलका अदालत में पेश होना था। ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना होगा, जबकि हलीम आदिल शेख की जानिब से ये पटिशन जो दायर की गई थी इसमें मौका अपनाया गया है कि सिंध हुकूमत ने झूठे नामालूम मुकदमात में गिरफ्तार करने के लिए आज सिंध असम्बली के इजलास में जो बजट बहस होनी है उस हवाले से जो है वो इन्हें गिरफ्तारी का खदशा है, जिसके बाद जो है उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो अदालत ने ये कहकर इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है कि मुतलका अदालत सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया जाए और वहाँ से जमानत दी जाए। बहुत शुक्रिया शहजाद। आगे बढ़ते हैं। अगर इंसान में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो वो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करता है। बलूचिस्तान की एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून है जो क़ुव्वते समाज से महरूम तो है, लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर बन गई हैं। मेहनत और अजमत की आला मिसाल उन्होंने कायम कर दी है। बहादुर खातून डॉक्टर की कहानी जानते हैं नूरुल आरिफीन की जुबान। हौसले बुलंद हो तो जिस्मानी माजूरी भी मामूली मालूम होती है। ये साबित कर दिखाया बलूचिस्तान के जिला कच्ची से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर महविश शरीफ ने, जिन्होंने जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों को अबूर करके न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया बल्कि बलूचिस्तान की पहली कुव्वत समाज से महरूम डॉक्टर बनने का एहसास भी हासिल किया। कमीशन के एग्जाम भी आगे थे, पोस्ट भी आगे थे लेडी मेडिकल ऑफिसर के। मैंने एग्जाम दी, क्लियर किया और विद इन 2 मंथ में जो है ना हमारे इंटरव्यू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जो है ना लेडी मेडिकल ऑफिसर फातिमा जिन्ना चर्च हॉस्पिटल कोयटा में। बाहिम्मत डॉक्टर का कहना है कि 4 साल की उम्र में कान के पर्दे खराब होने की वजह से वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी, जिसके बाद उन्हें आला समात लगाना पड़े। बचपन से ही उन्हें मनफी रवैयों का सामना रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी चैलेंजेस के इशू हुए। मैं अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे क्वेश्चन लिख के दे दे कि मुझे इशूज हो रहा है सुनने में वाइवा में, तो वो मुझे लिखने से कतराते थे, बल्कि इवन मुझे कहते थे अपने नाम के साथ डॉक्टर महविश डिसेबल लिख दो या डफ लिख दो। कोयटा के फातिमा जिन्ना जर्नल एंड चेस्ट अस्पताल में खिदमत सर अंजाम देने वाली डॉक्टर महविश शरीफ के 2 बड़े भाई भी बहरेपन का शिकार हैं। कहती हैं जिस्मानी महरूमी के शिकार अफराद जिंदगी में कभी हिम्मत ना हारें, अच्छी तालीम हासिल करें, हुनर सीखें और खुद मुख्तार जिंदगी बसर करें। हमें अपने ऊपर फख्र है कि हम ऐसे होने के बावजूद भी हम इस माशरे में बेहतरीन अपना किरदार अदा करने, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना, बल्कि हमने इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे जाना है। बलूचिस्तान की बेटी अब रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने का ख्वाब देख रही हैं। कहती हैं कि बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करके मुल्क और दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बात करने के लिए बाहिम्मत डॉक्टर महविश शरीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया महविश, वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसा महसूस कर रही हैं आप इस कामयाबी पर? अचीवमेंट को मैं बहुत फ़ख्र के साथ में महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम पे पहुँचा दिया है कि मैं एक लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल बन गई हूँ। अच्छा मैम, डिफरेंटली एबल्ड होकर इस पोजीशन पे आना, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, लोगों का रिएक्शन कैसा होता है?
चैलेंजेस तो मैंने काफ़ी फेस की है, जिसको मैं सारे बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कि एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हुए हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के एक ही जहन में ये होता है कि जो बंदा डेफ होता है वो डम्ब हो सकता है, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये था, वो कहते थे आप लोग हियरिंग एड यूज नहीं करें बल्कि हैंड फ्री यूज करें। टीचर्स काफ़ी कंप्लेंट करते थे, मेरी वालदा से बार बार उनको स्कूल बुलाते थे, प्रिंसिपल बुलाते थे, तो इसी पे हम जो है ना जाके मेरी वालदा कहती थी कि नहीं मेरे बच्चों को कोई मसला है, ठीक हो जाएंगे, और वो घर आके वो मुझे हौसला देती थी कि एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपने सुबह स्कूल जाके जाना है। फिर मैंने कॉलेज में एक नॉर्मल लाइफ गुजार दी। फिर उसके बाद बीएमसी में जब मेरी सीट हुई थी मेरिट की सीट पे, तो इसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आए। वहाँ के प्रोफेसर्स के रवैये उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिए, मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किए। इवनली इन्होंने मुझे एग्जाम में सप्ली भी दी, उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने हाउस जॉब अपनी कंप्लीट कर ली। हाउस जॉब भी मैंने मेडिसिन में वहाँ पे कंप्लीट की, कार्डियो में, जहाँ पे किसी को मुझे कोई कंप्लेन नहीं हुई। जब मैं वहाँ पे चली गई कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेटर अप्लाई की थी, मैंने वहाँ पे एनाटॉमी के डेमोन्स्ट्रेटर में बनी 1.5 ईयर वहाँ पे टाइम गुजारा। वहाँ पे काफ़ी मतलब लोगों को पता ही नहीं था, स्टूडेंटों को मेरा पता ही नहीं था कि मेरी हियरिंग एड यूज करती हूँ। और इसके बाद जो है ना इस कमीशन के जब एग्जाम आए तो मैंने मेरिट की सीट पे अप्लाई करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लेडी मेडिकल ऑफिसर हूँ, फातिमा जी नाम है। मैं भी जिस आप जिक्र भी करिए ना कि प्रोफेसर्स का, अपने टीचर्स का, उनका तो साथ होना बड़ा ज़रूरी है, वो तो बड़ा सपोर्ट करते हैं। बट ये बड़ी एक स्ट्रेंज बात आपने बताई। अच्छा मुझे ये बताएं कि इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो स्पेशली रिश्तेदार थे आपके, उन लोगों का क्या रिएक्शन होता था? लोगों का रिएक्शन तो स्पेशली अभी भी लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं होता। आप कहीं पे जाते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि ख़ास तौर पर आप मॉल जाते हैं, शॉपकीपर से आप उनसे पूछते हैं कि मुझे बात समझ नहीं, आप दोबारा कहें। वो दोबारा बताने के लिए वो कतराते हैं, बिल्कुल ऐसे अपना रवैया इख्तियार करते हैं जैसे पता नहीं हमने उनसे क्या पूछा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हॉस्पिटल साइड पर, जहाँ पर मैं अपनी फील्ड में मैं अब आई हूँ, यहाँ के लोगों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मुझे मिला है। और यकीन माने ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, उनकी प्रॉब्लम है जो समझ नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक ऐसी कम्युनिटी से है, हमारा फ़ख्र है, डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के लिए आप क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं उनको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने लोगों की बातों को दिल पे लेके नहीं बैठ जाना, बल्कि आप लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना है, ये दुनिया के चैलेंजेस को फेस करना है और अपने ऊपर फ़ख्र है होना चाहिए कि हम इस मसले के साथ भी हम एक बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं सबसे पहले वालिदैन को कहना चाहूँगी जो डिफरेंटली एबल के वालिदैन हैं, तो वो अपने बच्चों को अगर तालीम में बेहतरीन नहीं है तो इनको हुनर का काम सिखा के इनको एक आज़ादाना ज़िंदगी का इख्तियार दिया जाए। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो हमारे लिए वक्त निकाला। और माशाल्लाह से ये कहते हैं ना कि अगर खुदा ताला आपसे कोई लेता है सलाहियत तो आपको देता भी है। लिप रीड भी आप कर सकती हैं, हमारे सवाल भी आपने समझा, आपका बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। ज़रा आगे बढ़ते हैं और कराची की बात करते हैं। जब कराची की बात होती है तब आप लोगों को लगता होगा कि यार क्या हर वक्त कोई नेगेटिव चीज़ ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन करें तो क्या करें? डकैती, लूटमार, इनसे जान छूटती नहीं है तो पानी नहीं आता, पानी भरने के लिए हम जब जाते हैं स्विच ऑन करते हैं लाइट नहीं आती, तो अब तो लोग सड़कों पे निकलना शुरू हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, कराची के अमीर। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। कहाँ, मुझे बताएं कहाँ जाएं, क्या करें? बहर अरब में चले जाएं, वहाँ गर्काब हो जाएं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जान की सिक्योरिटी नहीं है, खाने को साफ खाना नहीं है, सड़कें नहीं है, करे तो कराची वाला क्या करे? कराची वाले बहर अरब में चले जाएं और ये जो है वो यहाँ से सिर्फ टैक्स वसूल करते रहे। लेकिन अगर हम बहर अरब में चले जाएंगे तो ये टैक्स कहाँ से लेंगे, उनकी अय्याशियाँ कैसे चलेंगी? इस वक्त भी जो टैक्स जमा हुआ है उसमें तकरीबन 1.5 खरब तो कराची ने जमा कराया है। तो इसलिए मैं तो हैरान हूँ। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने फरमाया कि हम 1000 मेगावाट की बिजली बंद कर दें तो पंजाब की जो है वो 1 घंटे की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। वही बात ये है कि के इलेक्ट्रिक को जो बिजली सप्लाई की जा रही है वो इसलिए सप्लाई की जा रही है कि के इलेक्ट्रिक ने खुद इंसारी इसलिए पैदा नहीं की कि के इलेक्ट्रिक, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सबका ब्लू आइड इदारा है। इसलिए कि प्राइवेट होने के बावजूद
इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, इनकी करप्शन की, लूटमार की, कराची के लोगों को जब ये लूट रहे हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं, ये अपने प्लांट नहीं लगा रहे, तो ये सारी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नून लीग ने भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने 50 अरब रुपए की सपोर्ट की थी, सारी लायबिलिटी अपने जिम्मे लेकर ये ट्रांसफर किया था। कता कलामी की माजरत बड़ी जरूरी है, बात करें और इसमें और जरूरी चीजें मुझे ऐड करनी है, लेकिन ब्रेक भी जरूरी है, तो ब्रेक का कहा जा रहा है अभी फौरन से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो दोबारा तो कराची के मसाइल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कराची से ही आपको खबर देंगे, क्योंकि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी कराची की ही बात कर रहे थे। CTD अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस निकले और DIG CTD ने नोटिस लेकर इंचार्ज CTD इंटेलिजेंस को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखते हैं। इंचार्ज CTD इंटेलिजेंस शुएब कुरैशी और उनकी टीम शहरियों के अगवा में मुलव्वस निकली। बिलाल कॉलोनी से 2 शहरियों फैजान और साद को अगवा करने और रिश्वत लेकर छोड़ने की शिकायत की गई है। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसमें सादा लिबास अहलकारों को भी देखा जा सकता है। फैजान से 2,70,000 रुपए और साद नामी शहरी को छोड़ने के लिए 25 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई। DIG CTD ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन CTD को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया है। इंक्वायरी 7 रोज में मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। मुअत्तल होने वाले इंचार्ज CTD शुएब कुरैशी के मुताबिक दोनों शहरियों पर लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम है और उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। इस मामले पे हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ हाफिज नईम और रवान साहब मौजूद हैं। हाफिज साहब, पानी नहीं, सड़क नहीं, और अब जो हिफाजत पे मामूर हैं, निकल ये रहा है कि वो भत्ताखोरी में ही मुलव्विस हैं, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, बस मैं अर्ज तो यही कर रहा था कि इस वक्त आप देख रहे हैं लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे 12 घंटे हो रही है। उन इलाकों में 10 घंटे हो रही है, 8 घंटे हो रही है कि जिनको उन्होंने लोड शेड फ्री किया हुआ था। तो आप बताएं कि करें तो क्या करें। अच्छा, जब सवाल करो तो कहते हैं कि कराची में जो है वो प्राइवेट कंपनी है। भाई, प्राइवेट कंपनी तुम लोगों ने मुसल्लत करके रखी हुई है ना। हम तो कह रहे हैं इसका लाइसेंस कैंसिल करो, सरकारी तहरीर पे लो, फॉरेंसिक ऑडिट करो। लोड शेडिंग का ये आदाब है। पानी का मसला ये है कि 17 साल में ये चारों पार्टियां मिलकर, असल में सब शरीके जुर्म है। कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता, कराची से मैंडेट भारी भारी लेते हैं, पलटते नहीं है। और जो कराची में एक इतना बड़ा ताकत का मंबा हुआ करते थे MQM वाले, इन्होंने तो सबसे ज्यादा जो है वो कराची की बर्बादी में अपना किरदार अदा किया। हर हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हुकूमत के अंदर बैठे हुए करें ना महंगाई के खिलाफ बात, करें ना लोड शेडिंग के खिलाफ बात, करें ना पानी के लिए मुतालबा, लेकिन सिर्फ अपनी मराहत, अपना गवर्नर, अपने वजीर, अपने सेनेटर, इसके लिए जो है वो पूरे कौम को भेज देते हैं और जो है कराची के लोगों का सौदा कर लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची के लोगों को ही उठना पड़ेगा और जेन्युइन लीडरशिप में उठना पड़ेगा, वरना उनका मसला हल नहीं होगा। अब आप देख लें स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब खुद पुलिस का इदारा, जब खुद जो है वो हुकूमती इदारे जिनका काम अमन कायम करना है, वो इस पूरे धंधे के अंदर मुलव्वस हैं, हम कहाँ जाएंगे। बातें सुने आप सिंध हुकूमत की तो आपको लगेगा कि उन्होंने सब कुछ फतह कर लिया है, पूरा अमन व अमान है और हर एक को जो है सुकून और चैन मिला हुआ है। और इस वक्त इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और इन लोगों के वजीरों के बयान में तो लगता है कराची के अंदर तो ऐसा काम हो गया है कि बस हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन हाफिज साहब, कता कलामी की माजत ऐसा हुआ नहीं ना, क्योंकि ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन नजर आती है, ना गवर्नेंस नजर आती है, ना हमें यहाँ पे मैनेजमेंट नजर आती है। हर चीज हमें तो तबाह होती सिर्फ नजर आती है और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही है। देखें, 14 साल से मुसलसल बरसर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी। 2008 से 2014 तक 6 साल MQM उनके साथ इत्तेहादी रही। फिर उसके बाद जो है हुकूमतें बदलती नहीं। नून लीग की मरकज में हुकूमत 5 साल आई, 4 साल PTI की आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरकरार रही है। 200-250 बसें लाकर ऐसे शादियाने बजा रहे हैं जैसे उन्होंने कराची को एहसान कर दिया। अरे भाई, 98% सिंध हुकूमत का बजट कराची चलाती। और आप देखें तो सही, बजट है क्या? हर जगह पर ये जॉब क्रिएट करने के लिए शोबे बनाते हैं, वजारतें बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के धंधे करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को सियासी लिसानी बुनियादों के ऊपर भर्तियां करते हैं। आप मुझे बताएं ना, कराची के बच्चों के लिए तो रोजगार का कोई मौका ही नहीं है।
यहाँ तो एजुकेशन का हाल देख लीजिए आप, यहाँ पर आप किस किस चीज का रोना रोएंगे। बदतरीन सूरत हाल से कराची को इन लोगों ने दो चार कर दिया। वो कराची है जो पूरे मुल्क की मईशत इस बुरे हालात में भी चला रहा है, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वो कराची है जो पूरे सिंध की मईशत को चला रहा है और इससे ज्यादा चला सकता है, पूरे मुल्क को हम इससे ज्यादा चला सकते हैं। लेकिन आप एक IT यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, IT का इदारा नहीं दे सके। IT के मिनिस्टर हैं पिछली हुकूमत में भी थे, इस हुकूमत में भी। पूरे पाकिस्तान के लिए पता करते फिर रहे हैं, कराची के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं तो सही कि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, बस आवाम को इसको समझ के इनसे जान छुड़ानी हो। जब तक लोग जान नहीं छुड़ाएंगे, धोखा खाते रहेंगे, इधर उधर हवाओं के पीछे चलेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे, तो यही हाल। 14 सीटें PTI को दी, 14 सीटें दी कराची वालों ने, पलट के नहीं देखा। खान साहब ने एक रात नहीं गुजारी कराची में, ये इनके इंटरेस्ट का आलम है। तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब कराची के लोगों को भी इंतखाबात आ रहे हैं बल्दियाती 24 जुलाई को। अब भी अगर जो है वो घरों में बैठे रहेंगे, मायूस रहेंगे, तो इसी तरह से ही बर्बादी करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है, जिद्दोजहद भी कर रही है, अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं। अभी भी हमने एक इतना बड़ा IT प्रोग्राम लॉन्च किया है नौजवानों के लिए, तो हम इंशाल्लाह हम हैं, हमारा साथ में इंशाल्लाह इन सब से जान छुड़ाएंगे। तो हाफिज साहब, हमें जगह रखने की जगह तो, पैर रखने की जगह तो दें लोग। इलेक्शंस ही आपको इसका वाहिद हल लगते हैं, क्योंकि 2022 में भी कराची 1901 में रह रहा है। एग्जैक्टली, देखिए जब तक कोई दूसरा निजाम नहीं है तो इलेक्शन ही है ना। हमें पता है इस इलेक्शन में जाली वोटर लिस्टों का निजाम है, इस इलेक्शन में पैसा चलता है, इस इलेक्शन में जो है वो जाहिर ताकतवर लोगों के इरादे और उनकी ताकत चलती है। लेकिन हमारे पास कोई दूसरा निजाम नहीं है, इसलिए लोग कम से कम अपनी राय दें, बाकी हम तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे इंशाअल्लाह उनकी राय का। ठीक है, हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची की बेहतरी के लिए काम बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज मुल्तान में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनवाई कर दी गई है। तो जनाब अली, पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़, ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए इसलिए भी आम है क्योंकि हमने अपनी रैंकिंग बेहतर बनानी है, और इससे अच्छा मौका और कोई नहीं कि जब वेस्ट इंडीज़ आई हो। गो के वेस्ट इंडीज़ शॉर्टर फॉर्मेट में तो बहुत ही तगड़ी है, ODI में उसको कैसे रेट करेंगे? सीनियर स्पोर्ट तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। खुद उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो फिर कैसा लग रहा है आज का मैच आपको, और कैसे रेट करेंगे अपने चांसेस? वालेकुम अस्सलाम फैसल और महक, सुबह बखैर। और बड़े दिनों के बाद आप लोगों ने हमें याद किया है। यकीनन वेस्ट इंडीज़ की टीम की अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी तश्कील 9 के मरहले में, उनके तमाम जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो रिटायर हो चुके हैं, चाहे क्रिस गेल हो, चाहे डैरन ब्रावो हो, फिर डिवैन ब्रावो हो, आंद्रे रसल नहीं है, कैरन पोलार्ड नहीं है। तो ये नई टीम है वेस्ट इंडीज़ की। फिर उनके साबिक कप्तान जेसन होल्डर को वो नहीं लेकर आए, तो ये टीम तो नई है, लेकिन नए खिलाड़ी जो हैं वो अपनी जगह मुस्तकिल करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम टफ टाइम देगी पाकिस्तान को, लेकिन अभी वो नेदरलैंड के ठंडे मौसम से आई है फैसल, और मुल्तान में गर्द गदा और गर्मा मुल्तान के बड़े मशहूर है, मट्टी और औलियाए कराम और गर्मा गर्मी। तो आप देखते हैं कि इस मौसम में वो कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो अभी उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ नेदरलैंड में 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली थी, जिसमें वो 3-0 से कामयाब हुए थे। लेकिन मुकाबले की तवक्को है, आज पहले मैच में इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सही। अच्छा मिर्जा भाई, किस स्ट्रेटेजी के साथ हमारी टीम को मैदान में आना चाहिए? कौन सा खिलाड़ी आपकी नजर में, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है कि तुर्क का पत्ता साबित हो सकता है? देखिए, सारी नजरें मैक जो है वो बाबर आजम पर है कि बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की वो रीढ़ की हड्डी है, और पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन आजमाया है उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि मिडिल ऑर्डर में फैसल अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही बैट्समैन है, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह। इफ्तिखार अहमद से क्या निकालना चाह रहे हैं? 1900 बल्कि 2015 से लेकर अब तक वो सिर्फ 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले और उन्होंने 114 रन बनाए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि 7 साल का अरसा और उन्होंने सिर्फ 10 वनडे, और उनको कभी इन करते हैं कभी आउट कर देते हैं। नो डाउट इफ्तिखार अहमद ने डोमेस्टिक में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन ये उन बदकिस्मत खिलाड़ियों में से हैं जो डोमेस्टिक में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। शफीक पापा आपको याद होगा, रिजवानुज़्ज़मा आपको याद होंगे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं तो वो डूज हो जाते हैं। नहीं, तो प्रॉब्लम यही है मिर्ज़ा भाई, हमें तो ये लग रहा है कि शायद हमारे पास यही खिलाड़ी हैं, बेंच स्ट्रेंथ तो कोई है ही नहीं।
यही लग रहा है। अच्छा, और आप जो है ना वो मेरे ख्याल से ये सादगी में नहीं बोल गए थे आपके 1900 फला से, बोलना आप यही चाह रहे थे। वो 31 साल के, उनकी उम्र जो है ऑफिशियल इफ्तिखार की 31 साल है, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि इफ्तिखार जो है वो ज्यादा उम्र के हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है अपने पास, कोई और प्लेयर नहीं है कि जिनको हम ओडीआई में देखें। इफ्तिखार हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, T20 में फिर उन पर रिलाई किया जा सकता है, ओडीआई में हमारे पास कोई नहीं है बंदा और। दरअसल ये सवाल आप लाखों रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से पूछे कि क्या उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ तैयार की। आप देखें, माजी में हम सुहेब मकसूद को मिडिल ऑर्डर में आजमा चुके हैं, आपको याद होगा। फिर उसके अलावा उमर अकमल की वापसी हुई है लेकिन वो टीम में सेलेक्ट नहीं होते। सऊद शकील की सर्जरी हुई है और आपके पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है, समझ में नहीं आता। एक यंग क्रिकेटर है कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करता है, उसको लेते नहीं है, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फैसल, इनकी पूछगछ तो हो। दुनिया जो है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाती है कि अगर कोई खिलाड़ी खुदा न खास्ता अनफिट हो जाए या कोई खिलाड़ी अवेलेबल ना हो तो फिर उसकी जगह किसी को मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ तो आबे का आबे ही बिगड़ा हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि किस बात की इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं। सिर्फ टीम सेलेक्ट करते हैं ना, और उसके अलावा क्या करते हैं आप मुझे बताएं। लेकिन ये पीसीबी को सोचना चाहिए। मैं इससे पहले कि बॉलिंग की बात करूं, मैं एक और बैटिंग पे सवाल करना चाह रहा हूं। इस पोजीशन पे दीगर टीम्स को देख लें तो इंग्लैंड में देख लें तो कौन आ रहा है इस पोजीशन पे, एक पक्का बैट्समैन है जो कि वक्त आने पे रोक भी सकता है और स्ट्रोक भी मार सकता है। इंडिया में देख लें आप कि वो इस पोजीशन पे जहाँ पे इफ्तिखार ने आना है वहाँ पे कितने तगड़े बैट्समैन हैं। तो अगेन वही वाली बात है कि क्या हमें चीज़ स्टॉप कर रही है ऐसी पोजीशन पे। वैसे क्या उम्मीदें हैं आपकी इफ्तिखार से? देखिए, इफ्तिखार पे प्रेशर तो बहुत है। अब इफ्तिखार अगर इस दफ़ा परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में वो टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नेदरलैंड के खिलाफ सीरीज है, वो हल्की सीरीज है, वो नेदरलैंड में हमें जाकर मैचेस खेलने। ये मैचेस में, इन मैचेस में, और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग निस्बतन कमजोर है। फैसल, अगर आप देखें, जेसन होल्डर आए नहीं, उनके पास एक ही अच्छा बॉलर है अलारी जोसेफ, जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लीग भी खेलता है, तजुर्बा भी है। उसके अलावा उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है अकील हुसैन, फिर हेडन वॉल्श एक और स्पिनर है, लेकिन उनकी बॉलिंग हल्की है और इसका पाकिस्तान एडवांटेज ले सकता है। तो इफ्तिखार के लिए मौका है कि अपने ऊपर होने वाली तनकीद को वो सही, उसको गलत साबित करें और कहें कि जी मुझे जो सेलेक्ट किया गया बिल्कुल सही सेलेक्ट किया गया। अब मिर्जा भाई, अगर जाहिद महमूद की हम बात करें, हमारे स्पिनर, उनको आप कैसा देख रहे हैं? महक जाहिद महमूद के साथ बड़ी इन्होंने ज्यादती की है। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको खिलाया था लास्ट ईयर जब साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, फिर उसके बाद वो बाहर रहा, इन और आउट रहा। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे खिलाया। शादाब फिट नहीं है। तजुर्बाकार खिलाड़ियों की हमें जरूरत है। ये नहीं कि एक आध सीजन खेल कर अगर मंजर आम पर आ गए तो हम उन्हें खिलाएं। वो 10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा बॉलर है, उसके पास वैरायटी भी है, क्रिकेट खेलते हैं, समझते हैं, उसके पास गूगली भी है, टॉप स्पिन पर भी है, लेग स्पिन भी है, तो उसको खिलाना चाहिए। लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि वो शादाब खान के दौर में टीम में सेलेक्ट हुआ है। अब शादाब खान की फिटनेस पर सवालिया निशान है, आया वो मुकम्मल तौर से फिट हो गए? अगर वो फिट हो गए तो उनको खिलाया जाए। लेकिन जाहिद महमूद को टीम के साथ घुमा फिरा तो रहे थे और बिल आखिर उसे डेब्यू भी कराया गया लास्ट ईयर और उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया गया। मेरे ख्याल में उसे मौके मिलने चाहिए अगर शादाब मुकम्मल तौर से फिट ना हो तो। घूम फिर के हम भी तो मुल्तान पहुंच ही गए ना। अच्छा मिर्ज़ा भाई, स्टार्स गुरु हैं आप, तो मैं चाहूँगा बताएं कि एक तो ये कि आखिरी बार मुल्तान में जो है वो कब हुआ था मुकाबला, पाकिस्तान ने कब खेला था, और पिच कैसा बिहेव करेगी ख़ास तौर पे इस कंडीशन में? फैसल, आखिरी बार अप्रैल 2008 में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेला था मुल्तान में, जो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ था। और वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान आखिरी बार दिसंबर 2006 में खेला था मुल्तान में। वनडे, वाहिद वनडे जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है, जो वेस्ट इंडीज की टीम जीत गई थी। और इस मैदान पर 7 वनडे टोटल हो चुके, 4 पाकिस्तान जीता है, 3 में हारा है। और हारा किससे? भारत से, साउथ अफ्रीका से और वेस्ट इंडीज से। और पिच की अगर आप बात करें तो इस पिच पर टेस्ट मैच में तो आपको याद होगा 2004 में वीरेंद्र सहवाग, वीरू नजफगढ़ के नवाब दिल्ली के नजदीक जो है उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, 309 रन बनाए थे। और पाकिस्तान और भारत का टेस्ट मैच हुआ था। तो पिच तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की ऐसी है कि बैट्समैनों के लिए बेहतर है।
ठीक है, 2021 में भी यहाँ PSL के मैचेस में काफी रन बने थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा भाई। मुझे तो वो याद आता है मैच के जब इंजमाम ने जो है वो बांग्लादेश से फतह छीनी थी। अच्छा, और आपको जो है जल्दी भी अब याद करेंगे हम, और ये शिकायत भी आपकी इंशाल्लाह ताला दूर करेंगे। और दुआ यही है कि जी पाकिस्तान भी फतूहात समेटे इस सीरीज में। और आगे बढ़ने से पहले अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आम में क्या है खास। वेलकम बैक। आपको अफसोसनाक खबर देते हैं बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला से, जहां अख्तर जई में वैन खाई में गिरने से 12 अफराद जाम बहक हो गए हैं और मुतादिद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का अमल इस वक्त जारी है। ये अब दूर दराज इलाका है ये, और खाई में यहाँ पे मुसाफिर बस जा गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 उसमें मुसाफिर जा बहक हुए हैं। रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है। मुसाफिर वैन लोरलाई से योग जा रही थी और यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि दूर दूर तक कोई छोटा मोटा क्लिनिक या कोई रेस्क्यू की चीज़ भी नहीं होती, घंटों लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में। तो हादसा हुआ है किला सैफुल्ला और यहाँ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है और बताया जा रहा है 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि बाकी जो ज़ख्मी हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। अब हमने सोचा कि यार इतना हम मेहनत करते हैं, इतना शो में भूख लगती है, एनर्जी हमारी ज़ाया होती है और जब आपके पास हो आम की प्लेट, वैसे मैंने थोड़े से खा लिए थे ब्रेक में क्योंकि मुझे वाकई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो क्या ही मज़ेदार बात है। अब आम ऐसा एक अल्लाह ताला का तोहफा है जिसको हम जितना खाएं कम है। मैं खाती हूँ, बाप बताएं। आम खाएंगे, आम तो आपने सुना ही होगा, याद ही होगा आपको। तो बहुत सारे दीगर फल भी हैं जैसे कि तरबूज हो गया या फिर ऐसे गर्मी के फल, लेकिन जो सौगात है ना, गर्मी की सौगात है, वो आम ही है। तो जब तक मैं इसके जो फायदे हैं मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं और सवाल पूछ लो। मैं सवाल पूछ लेती हूँ। आयशा अब्बास न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आम के फायदे। अब आयशा भी हमें देखिए मुस्कुरा रही है क्योंकि आयशा हमें देख रही है कि हम आम खाने में कितने मसरूफ हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा आपको आम पसंद है? ये सवाल हुआ है। मुझे पसंद है लेकिन ये कि थोड़ा सा खाती हूँ, थोड़ा सा मीठा बहुत होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा आम के शौकीन और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आम खाना चाहते हैं या खाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि दिन में एक आम, जैसे अक्सर होता है ना कि घर में होते हैं कि दोपहर को खाने के बाद जी आम की शिफ्ट लगती है, फिर रात को खाने के बाद आमों की शिफ्ट लगती है, तो कितना खाना चाहिए आपको आम? 5। आम खाने का तरीका यह है कि उसको खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, उसको खाने से पहले खाना चाहिए, ठीक है। और उसका ये बेहतरीन तरीका है। और दिन में एक आम खाया जा सकता है। इसकी 60 कैलोरीज होती हैं, इसमें हमें बहुत सारी विटामिन्स मिल रही होती हैं, इसमें मैग्नीशियम मिल रहा होता है, इसमें पोटेशियम मिल रहा होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ये उनके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पल्स को बहुत रेगुलराइज करता है, आपको फाइबर इसके ज़रिए मिलता है। तो हर तरह से बहुत बेहतर है। साल में एक दफ़ा आ रहा होता है, हमें आम का बहुत इंतज़ार होता है, फलों का बादशाह ये होता है। लेकिन एक आम लेने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। हम उसकी छोटी सी प्याली बना लें तो 330 ग्राम्स हमें मिल रहे होते हैं, जो एक दिन के लिए बहुत इनफ है हमारे लिए। बहुत ज्यादा हम लेंगे हमें डायरिया हो सकता है इसकी वजह से। मीठा ये बहुत ज्यादा होता है, कैलोरिक इंटेक इसकी फिर बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जो डायबिटीज वाले जो लोग हैं जिनके शुगर लेवल्स अगर नहीं भी बढ़े हुए तो वो भी बढ़ सकते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, दही के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। और फायदे इसके बेतहाशा हैं, विटामिन ई भी है, सी भी है, ए भी है, तो बेहद इसके फायदे हैं। अच्छा, मैं एक आशा से सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि दही के साथ नहीं लेना चाहिए, मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंगो प्यूरी बनाते हैं और उस प्यूरी में तो योगर्ट ऐड होता है, तो ये जो मैंगो प्यूरी के शौकीन है लाइक वो ये मैंगो प्यूरी खाना बंद कर दें? नहीं, उसके अंदर वो क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वो उसमें 2 टेबलस्पून क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। तो फिर ये होता है कि वो जो एसिड और बेस का जो सिस्टम होता है ना वो नॉर्मल हो जाता है और फिर वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल उसके अंदर वो दही नहीं रखते, उसके अंदर क्रीम भी थोड़ी सी ऐड होती है। बिल्कुल डायरेक्टली अगर इसको एसिड के साथ लें तो फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स होती हैं और गैस्ट्रिक अपसेट होने का, जिसका मैंने जिक्र किया कि डायरिया होने का खदशा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका परहेज किया जाए और उसको डायरेक्टली एसिड
एसिडिक चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत बेहतर है। और बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के साथ आम का इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए बहुत बेहतर है कि जब आप खाना खाने बैठें तो बजाय ये कि पूरा भरपूर एक डट के खाना खाने के बाद आप आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि उससे पहले इस्तेमाल कर लें आप खाने को। और आम के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने बड़ी बताई। और लोग कहते हैं कि जैसे खुद भी बता रही थी कि खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, पूरा खुद ही खाना है, इसके साथ क्या खाना खाएंगे। चलें जी, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। आप अपने घरों में अब आम खाएं, हम यहाँ आम खाएंगे।